आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। इससे पहले हम केमिस्ट्री में ये हम जाने थे रासायनिक समीकरण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, इसका क्या क्या बेनिफिट है। इस वीडियो में हम समझेंगे इसका लॉस तो नहीं, इसका लिमिटेशन क्या है। जैसे हर किसी का एक लिमिटेशन होता है। जैसे आप यहाँ से पंजाब जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। नेपाल जा सकते हैं बिना वीज़ा के, लेकिन आप भूटान नहीं जा सकते। उसी तरह इस रासायनिक समीकरण का भी एक लिमिटेशन है। सबसे पहला हम हमेशा देखते हैं, आप लोग हमेशा देखिए, हम समझने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं जिससे कि आसानी हो समझने में। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों अभिक्रिया करके मेरा अमोनिया बन रहा है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि अमोनिया मेरा सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड में है या गैस में है। उसी तरह अभिकारक में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ चलो ये गैस है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन आप नहीं कह सकते। नाइट्रोजन N2 जो है सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम तो ये नहीं बता सकते। यानी पहला पॉइंट ये हो गया कि रासायनिक समीकरण से हमें भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। वही पहला पॉइंट हम वही लिखे कि भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे पाता है। सेकेंड पॉइंट है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। हम बताए थे ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है। ऊष्माशोषी का मतलब होता है शोषण करना, शोषण करना का मतलब क्या होता है, लेना। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का जरूरत होता है, यानी ऊष्मा लिया जाता है, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण हम बताए हैं, तो उसका पता नहीं चलता हमें रासायनिक समीकरण में यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा लेना अभिक्रिया के दौरान, और ऊष्माक्षेपी क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद ऊष्मा प्रदान करना। जैसे हम कह सकते हैं कि CaO यानी कि बुझा हुआ चूना तो जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, ऊष्मा देता है, बुलबुला छोड़ने लगता है, पानी पूरा गर्म हो जाता है, तो वो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी। तो रासायनिक समीकरण से हमें इस बात की भी जानकारी नहीं मिलती है कि मेरा जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। थर्ड पॉइंट हम सब देखते हैं कि किन परिस्थिति में हुआ है। परिस्थिति का मतलब क्या हुआ कि कुछ अभिक्रिया के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए। जैसे उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए या 75, या कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है 713 डिग्री केल्विन पे चाहिए। उससे 1 डिग्री ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। उसमें कितना प्रेशर दिया जाए, जैसे कुछ 25 मेगापास्कल, कुछ 50 मेगापास्कल, ये भी पता नहीं चल पाता हमें समीकरण से। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि हम जो ये लेबोरेटरी बनाए हैं उसमें कितना हम प्रेशर डालें, बाहर से कितना हवा, जैसे बाहर एयर से हवा का उस पर प्रेशर दिया जाता है, पहला बात। दूसरा बात है कि हवा में भी कौन सा हवा होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड हो तो अभिक्रिया ना हो पाए। तो टेम्परेचर भी हमें पता नहीं चल रहा है, प्रेशर भी पता नहीं चल रहा है। यही हुआ परिस्थिति का मतलब क्या हुआ। जैसे अभी यहाँ का परिस्थिति क्या है, तो गर्मी ठंडी, ये क्या हुआ, समय का परिस्थिति हुआ, ठीक है। ये भी पता नहीं चल रहा है। पहला बात क्या बोले, भौतिक अवस्था नहीं पता चल रहा है। दूसरा बात क्या बोले, ऊष्मा ले रहा है या ऊष्मा छोड़ रहा है, या ऊष्मा ना ले रहा है ना दे रहा है, इस बात की भी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। यानी हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। थर्ड पॉइंट हम बताए किस परिस्थिति में, यानी कि टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए, इस बात की भी जानकारी नहीं मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ अभिक्रिया बहुत तेज़ी से हो जाती है, कुछ अभिक्रिया बहुत स्लो होती है। हो सकता है उसमें लंबा समय लग जाए, किसी में 12 घंटा समय लग जाए, किसी में 10 घंटा समय लग जाए, इस बात की भी जानकारी नहीं मिलती है। चौथा पॉइंट हम वही लिखे हैं कि यह कितने वेग से हो रहा है, इसकी कोई जानकारी हमें समीकरण से नहीं मिलती। ये इसका लिमिटेशन है, यानी इस, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है। जैसे आप सोडियम है, सोडियम तो आप पानी में डालिए तो NaOH प्लस हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पर जो सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम को जैसे ही आप अगर पानी में डालिएगा वो पूरा विस्फोट हो जाता है। अगर आप सावधानी से नहीं दिए तो हो सकता है आपका चेहरा जल सकता है। जैसे हम लोगों के साथी में एक साथी का चेहरा जल गया था, इसलिए हमें ये बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। यानी सोडियम और पानी में आप सोडियम जैसे ही डालिएगा पूरा विस्फोट के साथ अभिक्रिया होता है। इस बात का जानकारी क्या हमें ये समीकरण से मिला, नहीं मिला।
अगर ये समीकरण से मिल गया होता तो मेरा वो साथी का चेहरा नहीं, हालांकि वो ठीक है, अब उतना ज़्यादा भी नहीं जला था, ठीक है, बाद में ठीक हो गया, पता नहीं चलता अब, लेकिन हाँ जला तो सही, उसको कष्ट तो हुआ, पैसा तो लगा। इस बात की जानकारी हमें समीकरण से नहीं मिल रही है। इससे पहले हम रासायनिक समीकरण की सीमाएं पढ़े। अब देखिए, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, क्या हम उसे कमजोरी रहने देना चाहिए? हमें ये पता करना चाहिए आखिर उस बच्चा में गड़बड़ी कहाँ है। हो सकता है वो पढ़ता होगा, उसको याद नहीं होता होगा, हो सकता है उसके शरीर में आरबीसी का कमी होगा जिसकी वजह से याद नहीं हो पा रहा है। उसी तरह यहाँ पर रासायनिक समीकरण का सीमाएं हैं, उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक हद है। क्या हम उसका हद तो नहीं बढ़ा सकते हैं? तो उसको हम हद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, पहला आप देखे थे रासायनिक समीकरण का क्या सीमाएं था कि भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे रहा है। तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखें तो वहाँ पर भौतिक अवस्था की जानकारी दें। जैसे सॉलिड, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस है, ठोस का इंग्लिश हम जानते हैं क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो सॉलिड का पहला अक्षर क्या है? एस है। तो जहाँ भी रासायनिक समीकरण में ठोस आ जाए आप ब्रैकेट में एस दे दीजिए। जैसे यहाँ पर हम 3 समीकरण लिए हैं, पहला CaCO3, दूसरा Zn+SO4 प्लस NaH2O, ये 3 रासायनिक समीकरण लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सॉलिड है उसके ब्रैकेट में हम S दे देंगे उसके बगल में। जैसे यहाँ पर CaCO3 क्या है? ठोस रूप में है, तो इसे हम S दे देंगे। इससे क्या होगा, बार बार S देने से हमें यह भी पता चलेगा कि ये ठोस है, साथ में ही किसी और को भी पता चलेगा कि ये ठोस है, पहला। दूसरा क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का इस्तेमाल हम सब क्या करते हैं, दीवार में पेंट करने के लिए करते हैं। तो CaO भी क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे S देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि द्रव का इंग्लिश क्या होता है, लिक्विड होता है, Li, देख लीजिए आप लोग, LiQUID। यहाँ पर देखते हैं कि लिक्विड का पहला अक्षर क्या है, L है, ठीक है। तो जहाँ भी द्रव आ जाए वहाँ पर हम L दे देंगे। जैसे इसमें तो कोई भी द्रव नहीं है, इसमें भी द्रव नहीं है, यहाँ पर H2O क्या है, जल क्या है, एक द्रव है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में L दे देंगे। क्या दे देंगे, L, ठीक है। तीसरा क्या है, जहाँ भी गैस आए, गैस का इंग्लिश तो गैस ही होता है, और गैस का पहला अक्षर आप लोग भली भांति जानते हैं, G होता है, पहला बात। दूसरा बात क्या है, गैस को अगर हम छोड़ दें तो वो ऊपर की ओर जाती है। जैसे LPG गैस है, अगर उसका हम वॉल्व जो होता है अगर उसको हम दबाए रखें वाल्व को, तो क्या होता है, गैस निकलता है तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ या तो हम उसके बगल में G लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ज़्यादा प्रचलन में इस तरह तीर करके निशान दे दिया रहता है, मतलब अगर उसको हम खुली अवस्था में छोड़ें तो ये ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी गैस आए वहाँ या तो आप G दे दीजिए या तो ऐसे ऊपर करके तीर दे दीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हम सब भली भांति जानते हैं ये गैस है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप दे दीजिए। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो G भी दे सकते हैं, लेकिन किताब समय भी आप देखिएगा कि इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इस तरह करके तीर का निशान दे देते हैं। दूसरा, चौथा क्या है, कुछ जो अभिक्रिया क्या होता है उसका हम जलीय सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम बोले सॉल्ट का जलीय विलयन, इसका मतलब हुआ जल है उसके अंदर नमक को घुमा दिया गया, यानी घोल दिया गया। या शरबत है, शरबत में क्या है, चीनी को घुमा दिया गया, घोल दिया गया, तो वो क्या है, चीनी का जलीय विलयन है। उसी तरह कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक जलीय विलयन लिया जाता है, कभी प्रतिफल जलीय विलयन में निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो यहाँ पे तीर ऐसे ऊपर निशान दे देंगे और इसे ब्रैकेट खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर जिंक क्या है, ये भी मेरा सॉलिड है, S दे देंगे। H2SO4 क्या होता है, ये जलीय विलयन लिया जाता है। H2SO4 क्या है, तो ये मेरा एसिड है। एसिड भी बिना पानी का निष्क्रिय होता है, जिस तरह से हम उसमें बताए थे पहला में सिलेबस डिस्कशन में, भस्म और क्षार में क्या अंतर है। भस्म क्षार एक ही है, भस्म क्या है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, जब उसमें पानी मिला देते हैं तो वो क्या होता है, सक्रिय अवस्था में हो जाता है और उसी को क्षार कहते हैं।
अम्ल भी उसी तरह, अगर अम्ल में एक बूंद भी पानी ना हो ना तो वो अम्ल आपके शरीर पे भी गिर जाए तो आपको उससे हानि नहीं करेगा, क्योंकि वो अभिक्रिया ही नहीं करती है। हाँ, अगर आपके शरीर पे पसीना है, पानी का अंश है तो प्रॉब्लम है। उसी तरह ये क्या है, मेरा अम्ल है, और अम्ल कभी भी बिना पानी का नहीं होता है। अगर बिना पानी का हो तो यह अभिक्रिया करेगा ही नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि H2SO4 भी क्या है, एक जलीय सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में AQ दे देंगे, इससे पता चलेगा एक्वस। एक्वस क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग दिक्कत नहीं होगी क्या, AQUOUS, एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विलियन होता है, और एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय, विलियन। हम बताएं आपको कि भौतिक अवस्था की जानकारी देने के लिए हम उसका पहला अक्षर लिखते हैं। तो यहाँ पर जलीय का पहला अक्षर क्या हो गया, AQ हो गया, तो हम AQ दे देंगे। जहाँ जहाँ भी जलीय विलयन होगा वहाँ वहाँ हम AQ दे देंगे। जैसे यहाँ पर ZnSO4 भी क्या होगा, अगर ये मेरा जलीय विलयन है तो ये भी मेरा जलीय विलयन ही निकलेगा, यानी इसमें भी हम ब्रैकेट में AQ दे देंगे। चलिए अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि और हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका पहला पॉइंट हम सब समझ गए कि इसका सीमा क्या था, भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देना। उसके बाद हम क्या किए, भौतिक अवस्था की जानकारी देने के लिए सॉलिड यानी ठोस के लिए S दिए, द्रव के लिए पहला अक्षर L होता है तो L दिए, गैस के लिए या तो G दिए या तो ऊपर तीर का निशान दिए। ठीक है, उसके बाद जलीय विलयन के लिए हम AQ दिए, क्योंकि जलीय का इंग्लिश क्या होता है, एक्वस होता है, और विलयन का इंग्लिश क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे हम जलीय पौधा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्वस प्लांट कहते हैं। उसी तरह दूसरा सीमा क्या था, हम बताए हैं कि स्टूडेंट का कमजोरी, हम उसे डांटना ही इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान ये है, हमें ये पता लगाना वो पढ़ क्यों नहीं रहा है। उसी तरह यहाँ पर अगर ये अधिक उपयोगी नहीं है तो इसको उपयोगी बनाना है। तो सेकेंड पॉइंट हम देखें तो इसका क्या सीमा था कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी का जानकारी नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी यानी अभिक्रिया के बाद ऊष्मा बन रहा है ना, तो यानी ऊष्मा भी क्या है, एक प्रतिफल है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिफल के बाद अंतिम में प्लस ऊष्मा लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसको लास्ट में प्रतिफल के साथ, ऊष्माक्षेपी है तो प्रतिफल के साथ हम ऊष्मा लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिख रहे हैं, आप कॉपी में उतारिए उसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा है ऊष्माक्षेपी का, तो हमको पता चल गया। ऊष्माशोषी में हम कहाँ पे ऊष्मा देंगे, तो ऊष्माशोषी का मतलब क्या हुआ कि जब अभिक्रिया हो रहा है तभी हम ऊष्मा दे रहे हैं, यानी ऊष्मा भी इसमें क्या है, ऊष्माशोषी में अभिकारक है। यानी कि उसमें भी क्या करेंगे, ऊष्माशोषी में अभिकारक प्लस ऊष्मा प्लस प्रतिफल। ठीक है, सॉरी, अभिकारक प्लस ऊष्मा, फिर तीर का निशान, उसके बाद प्रतिफल देंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऊष्माक्षेपी है तो इसके बाद लिख दीजिएगा परंतु, यहाँ पर ठीक है डैश दे दीजिएगा। उसके बाद इसी को लिखिएगा, जहाँ पर ऊष्माक्षेपी है यहाँ पर ऊष्माशोषी हम दे देंगे। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, तो ऊष्माशोषी में क्या हो रहा है, ऊष्मा ले रहा है ना, तो ऊष्मा ले रहा है, इसका मतलब ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार का अभिकारक है। तो उसको हम अभिकारक के साथ अंतिम में प्लस ऊष्मा दे देंगे। तो यहाँ प्रतिफल की जगह क्या लिख दीजिएगा आप लोग, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। फिर इसका उदाहरण लेते हैं, चलिए इसका उदाहरण लेते हैं एक हम। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस मिलकर क्या बनता है, नाइट्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया तभी करेगा जब हम इसमें ऊष्मा देंगे। तो यहाँ पर हम अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग पहला पॉइंट, ये पॉइंट समझ गए होंगे, पहला पॉइंट समझ गए, दूसरा पॉइंट समझ गए।
तो इस बात पर अगर आप समझ लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और उम्मीद है जब आप पढ़ने के लिए बैठे होंगे, वीडियो स्टार्ट किए होंगे, तब वो स्टूडेंट को ज़रूर शेयर किए होंगे। ठीक है, ठीक है। रासायनिक समीकरण का तीसरा सीमा क्या था कि ये अवक्षेप की जानकारी नहीं देता है। अवक्षेप क्या होता है हम आपको पहले भी बताए थे, रासायनिक समीकरण की विशेषता में बताए थे। अवक्षेप वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पृथक होकर, पृथक मतलब अलग होकर नीचे बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या बोले, अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नीचे बैठ जाता है। गैस क्या होता था, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया हुआ गैस तो उड़ जाएगा ना, तो गैस के लिए कैसे निशान देते थे, ऊपर तीर करके निशान देते थे ना। तो अवक्षेप क्या हो रहा है, नीचे बैठ रहा है ना, तो सीधा है कि उसमें से नीचे तीर करके निशान दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पृथक होकर नीचे बैठ रहा है। तो हम इसकी भी जानकारी देंगे ताकि बार बार अगर हम कॉपी में लिखे, एक तो हमको याद हो जाएगा, दूसरा क्या है तो और देखेगा तो वो भी समझ जाएगा। आप अगर साइंटिस्ट बन जाइएगा तो वहाँ भी उपयोग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, AgCl को हम ऐसे नीचे तीर करके निशान दे देंगे। दूसरा क्या है, अम्ल क्या होता है, इसका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, अम्ल भस्म एवं क्षार, सॉरी अम्ल भस्म एवं लवण। तो उसमें अम्ल हम बताएंगे क्या होता है, फिलहाल आप समझ लीजिए ये क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। आप बायोलॉजी के पहले अध्याय में पढ़े होंगे कि हमारे अमाशय में तीन चीज़ होता है, तीन पदार्थ होता है। पहला क्या होता है, HCl, दूसरा क्या होता है म्यूकस, तीसरा क्या होता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन निष्क्रिय अवस्था में होता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस सीधा सीधी समझिए नेटा होता है, समझिए नहीं ये असल में नेटा ही होता है। ठीक है ना, जो अमाशय की दीवार पर चिपका हुआ रहता है, जो अमाशय से किसका रक्षा करता है, सॉरी अमाशय का रक्षा करता है, किससे करता है तो HCl, इसी अम्ल से अभिक्रिया, सॉरी इसी अम्ल से रक्षा करता है। तो HCl अम्ल और नाइट्रिक एसिड तब तक निष्क्रिय है जब तक यह जलीय विलयन ना हो। तो यानी ये मेरा जलीय विलयन है, यानी अम्ल आपको जहाँ भी मिले अभिक्रिया में, समीकरण में, आप फटाक से HQ दे दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। इसी तरह से हम बार बार कोशिश करेंगे ट्रिक के साथ पढ़ाने का, ताकि आप देखने के साथ ही आपको याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो ये भी मेरा क्या हो गया, HQ हो गया। ठीक है, AgNO3 ये क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आप यहाँ यानी कि हम इसको अधिक उपयोगी बनाने के साथ साथ उसका बार बार पुनर्उपयोग कर रहे हैं। फिर हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताएंगे तो उसमें भी इसका हम उपयोग करेंगे, ताकि एक चीज़ को अगर बार बार उपयोग किया जाए ना तो दिमाग को लगता है नहीं ये जानने वाला चीज़ है। तो उसी तरह बार बार उपयोग करके हम आपको याद भी करवाएंगे। और याद कैसे करवाएंगे, बिना याद किए। यानी आप कह सकते हैं कि आपको हम पैसिव तरीके से भी याद करवाने का प्रयास करेंगे। एक्टिव तरीके से तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, पैसिव तरीके से भी हम याद करवाने का 100% प्रयास करेंगे। ठीक है, हम सब इसका 3 लिमिटेशन जाने, उसको कैसे उपयोगी बनाना है ये जाने। अब हम जानेंगे इसका जो चौथा लिमिटेशन है कि वो हम बताए थे किस परिस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, या कौन सा उत्प्रेरक चाहिए। इस बात की जानकारी हमें बिल्कुल नहीं मिल रही थी रासायनिक समीकरण से। तो क्या हो गया, हम उसको लिख देंगे फिर से। ठीक है ना, अब इसमें एक नया टर्म आप सुने होंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। उत्प्रेरक होता है कि वह पदार्थ जिससे हमारा रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण जो धीरे हो रहा था वो तेजी से हो जाए। जैसे आप लोग जब मीट बनाते होंगे तो क्या करते होंगे, उसमें नमक डाल देते होंगे, क्योंकि नमक से तेजी से वह पकता है ना। या साग बनाते हैं तो हम सब साग के ऊपर क्या कर देते हैं, नमक देते हैं। फिर जब साग बन जाता है फिर अंतिम में टेस्ट कर लेते हैं कि नमक और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो नमक था उस साग के लिए या उस मांस के लिए उत्प्रेरक का काम किया, स्वाद का तो किया ही किया, लेकिन
उत्प्रेरक का काम किया, स्वाद का जो काम किया वो बाय प्रोडक्ट था, मेरा वो उद्देश्य नहीं था। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो मेरा उद्देश्य नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हो जा रहा है। जैसे बहुत आदमी के मुंह से आप सुने होंगे कि अंग्रेज की वजह से हमारे देश में रेलवे आया या अदर चीज़ आया, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था आया। हो सकता है ना कि अंग्रेज अगर हमारे देश में नहीं आता तो हम उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ऊपर हो पाते, हो सकता है ना। तो अंग्रेज क्या है, अंग्रेज का मोटिव ये नहीं था हमें सक्सेसफुल बनाना, सॉरी सक्सेसफुल तो वो बनाया भी नहीं वैसे, हाँ ये मोटिव नहीं था कि इसको और डेवलप बनाना, लेकिन वो उसका बाय प्रोडक्ट था। जैसे रेलवे के लिए पटरी बिछाना, ये असल में ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, अंग्रेज खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हम लोगों के लिए हो गया। तो ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेरक का काम क्या किया, नमक किया, ठीक है। तो ये क्या है मेरा उत्प्रेरक, यानी किस शर्त का जानकारी दे रहा है, इसे आप तीर जो होता है ना, जैसे इधर आप बाई ओर अभिकारक लिखते हैं, दाईं ओर प्रतिफल लिखते हैं, और अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए आप तीर का निशान देते हैं अभिकारक से प्रतिफल की ओर। उसी तरह जहाँ पर हम तीर का निशान देंगे ना, वहाँ पर अगर टेम्परेचर जरूरी है तो हम तापमान लिख देंगे, कितना, मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस है, हम लिख देंगे 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर चाहिए कितना, 25 मेगा पास्कल, तो हम लिख देंगे 25 मेगा पास्कल प्रेशर चाहिए। या कोई उत्प्रेरक, मान लीजिए नमक का जरूरत है तो हम नमक लिख देंगे, यानी ऊपर या नीचे आप लिख दीजिए उस शर्त के बारे में। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन तैयार होता है उसका हम उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, पौधा क्या करता है, स्टोमाटा की सहायता से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है जो कि गैस है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम ऐसे करके ऐसे दे सकते हैं, फिर से हम उपयोग कर लिए पहला पॉइंट का। उसके बाद क्या होता है, जड़ से, जड़ यानी कि मिट्टी से जल ले लेता है वह, तो ये क्या है मेरा लिक्विड है, लिक्विड है तो एल दे दीजिए आप, ठीक है, ले लेता है। उसके बाद क्या चाहिए, ये सब चाहने के साथ ही उसको प्रकाश भी चाहिए। और प्रकाश हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रकाश ऊष्मा है, यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर ऊष्मा शोषी का बात हो ना तो आप आँख कान मूंद के आप बोल दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। आपका प्रकाश के बिना भोजन तैयार ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब तो चाहिए ही चाहिए। अगर पौधा में क्लोरोफिल ना हो तो मेरा भोजन तैयार नहीं होगा। तो ये क्लोरोफिल क्या है, इसका शर्त है ना, तो शर्त है तो इसका तीर का हम ऊपर लिख देंगे। और कुछ लिखना है तो उसको मान लीजिए और कुछ जरूरी हो जाए तो उसे हम तीर के नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर ये क्या है, मेरा ठोस रूप में है तो इसको हम ब्रैकेट में एस दे देंगे। ऑक्सीजन गैस है तो हम ऐसे बोले थे ऊपर तीर का निशान या जी दे देंगे, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ये होता है इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके बाद हम अगला पॉइंट यानी इसका लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, उत्क्रमणीयता क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इसका 5वां पॉइंट हम देखते हैं, उत्क्रमणीयता क्या होता है, ठीक है। आपको इसमें कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा होगा जो हम एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, जैसे अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या होता है उसको तो हम आगे बताएंगे ही डिटेल से। उत्क्रमणीयता क्या होता है तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। उत्क्रमणीयता क्या होता है, मान लीजिए कि कोई दो पदार्थ है, एक पदार्थ X है, एक पदार्थ मेरा Y है, ये दोनों अभिक्रिया करके मेरा Z बन गया, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम Z को फिर से गर्म करें ना तो ये मेरा X और Y दो पदार्थ में टूट जाए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमको दो बार लिखना पड़ा ना, X + Y अभिक्रिया करके Z बना, या Z को हम गर्म किए यानी Z को हम ऊष्मा दिए, फिर से क्या बन रहा है, X और Y बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना कि कोई ऐसा टर्म हो जिससे हम इसको एक ही समीकरण में दर्शा दें। जैसे X + Y है, इसको हमको दो बार लिखना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक ही लाइन में दोनों बात समझा दें,
जानने वाले को। ठीक है, जैसे आप मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में क्या होता है कि जहाँ पर गेट होता है वहाँ पर ऐसे हाथ का निशान दिया रहता है और हाथ के निशान में ऐसे क्रॉस दिए लगा दिया जाता है। तो इससे आप समझ जाते हैं कि इससे क्रॉस का मतलब हुआ कि इसको हाथ ऐसे नहीं देना है। तो कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक ही लाइन में समझा दें, तो इसका एक ऐसा तरीका है, एक तीर आप ऐसे दे दीजिए, इसे दे दीजिए। ठीक है, तो इससे पता चला कि x प्लस वाई मिलके z बन रहा है अभिक्रिया करने के बाद। फिर क्या कर दीजिए, दूसरा तीर ऐसे दे दीजिए। तो इससे दूसरे को ये भी मैसेज गया कि z से भी मेरा x प्लस वाई बन रहा है या z प्लस डब्ल्यू है, मान लीजिए। तो z x प्लस वाई मिलके अभिक्रिया करके z प्लस डब्ल्यू बन रहा है। फिर तो एक ऐसा परिस्थिति है जिसमें z प्लस डब्ल्यू फिर से अभिक्रिया करके मेरा x प्लस वाई बन जाए। तो इसी को कहते हैं उत्क्रमणीयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सल प्रोसेस। जैसे पानी का बरसना क्या एक रिवर्स प्रोसेस है ना, कि वहाँ से गर्मी बढ़ा तो पानी भाप बन के ऊपर गया, फिर हवा चला, मानसून आया, हमारे एरिया में आया, फिर वो नीचे पड़ा तो वो नदी नाला में गया, नदी नाला से फिर नदी में गया, नाला से नदी में गया, फिर नदी से समुद्र में गया, फिर समुद्र से, तो वो रिवर्स प्रोसेस है। तो वो भी क्या है कि उत्क्रमणीयता प्रोसेस है। ये भी क्या है कि उत्क्रमणीयता प्रोसेस है। तो इसको रिवर्स दर्शाने के लिए, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, अमोनिया। फिर अमोनिया का अगर हम गर्म करें तो फिर मेरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इसको हम कैसे दर्शा देंगे, दो तीर दर्शा देते हैं, एक ऐसे दूसरा ऐसे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपर का जो पहला तीर देंगे वो ऐसे देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप दबा दीजिए वो जो लाल वाला बटन है, उसको एक ही बार दबाना है, 2 बार दबाइएगा फिर से सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें, रिसर्च करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। मेरा उद्देश्य केवल आपको पढ़ाना ही नहीं, मेरा उद्देश्य हर पॉइंट को समझाना है और ये इस तरह से पढ़ाएं कि आप भी अपने दोस्त को समझा सकें। और ना केवल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहे हैं, अभी केवल हम आपको समझने के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। जब अंत में समय बचेगा तो हम इस तरह से पढ़ाना चाहते हैं ना कि आपको वो जो BBD 15-16 किताब खरीदते हैं और उसको रटते हैं, उसको रटने का ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। क्योंकि हम रटे भी नहीं थे, हम तैयारी किए थे। मात्र 2 महीना हम क्वेश्चन बैंक और बिहार सरकार जो 15 सेट निकालती है मात्र वही पढ़े थे। हम उसी तरह हम चाहते हैं आपको इस तरह से पढ़ा दिया जाए कि आपको केवल क्वेश्चन बैंक बनाए और केवल वो 15 सेट जो बिहार सरकार निकालती है उसका तैयारी करें। थैंक यू, गुड लक।